जय माता सरस्वती। प्रिय छात्रों, ग्रीष्म अवकाश अनंतर पुनः कक्षाओं में प्रवेश करने पर 2 जुलाई गुरुवार की कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। प्रिय छात्रों, आज हम वाक्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं वाक्य क्या होता है। सामान्यतः कहा जाता है कि पदों के समूह को वाक्य कहते हैं, लेकिन पदों का समूह, जैसे मैंने कहा छात्र मैदान में, तो पदों का समूह तो हो गया, लेकिन ये वाक्य नहीं है। तो वाक्य किसे कहेंगे? पदों का व्यवस्थित समूह जो विचारों या भावों का पूरा आशय स्पष्ट करता हो। यानी पूरा आशय, जैसे छात्र मैदान में दौड़ रहे हैं, अब पूरा आशय स्पष्ट हुआ। पढ़ रहे हैं, छात्र मैदान में लिख रहे हैं, कोई भी कार्य करने पर अब यह वाक्य कहलाया। इसलिए इसे भाषा की सबसे लघुतम इकाई कहते हैं, क्योंकि हमने कुछ भी साहित्य, नाटक, कथा, कहानी कुछ भी लिखना है, काव्य लिखना है, तो उसमें वाक्य से ही प्रारंभ होता है। अतः वाक्य भाषा की सबसे छोटी लघुतम इकाई होती है। वाक्य के भेद 2, एक तो रचना के आधार पर होते हैं और एक अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो कक्षा 9वीं में अर्थ के आधार पर आपने वाक्य के भेदों को जानना है, पढ़ना है। तो सबसे पहला जो अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद होता है वह है विधानवाचक। इसे कथनात्मक वाक्य भी कहते हैं। तो विधानवाचक वाक्य कौन सा होता है? जिन वाक्यों में क्रिया के होने या करने की सामान्य सूचना हो। कि जैसे अधिकतर सामान्यतः जो व्यवहार में, बोलचाल में अधिकतर वाक्यों का प्रयोग किया जाता है वे विधानवाचक ही होते हैं। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, छात्र लिख रहे हैं, मोहन खाना खा रहा है, माता खाना पका रही है, तो ये सब वाक्य क्या है? विधानवाचक है। इनमें क्रिया के होने की सामान्य सूचना मिल रही है। और जब हम इसी के सामने जो दूसरा भेद है निषेधवाचक, इसमें क्या है? इसमें तो क्रिया के होने या करने की सामान्य सूचना है। इसमें कार्य के न होने का बोध होता है। उसी क्रिया के न होने का बोध हो जाए तो वही निषेधवाचक वाक्य बन जाएगा। इनमें निषेधवाचक वाक्य में इसे निषेधात्मक वाक्य भी कहते हैं, नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। इनमें न, नहीं तथा मत अवयवों का अधिक प्रयोग होता है। मत का अर्थ भी नहीं होता है, जैसे मत पढ़ो, तो ये क्या है? मत नहीं का अर्थ वही प्रकट कर रहा है यहाँ पर। तो जिन वाक्यों में निषेधात्मक यानी न होने का बोध हो जाए, क्रिया के न होने का, कार्य के न होने का बोध हो, वो निषेधात्मक वाक्य कहलाएंगे, निषेधवाचक वाक्य कहलाएंगे। अब जो तीसरा भेद है वह है प्रश्नवाचक। जिन वाक्यों में वक्ता द्वारा कोई बात पूछी जाए, जैसे हम कोई भी प्रश्न करते हैं, जिन वाक्यों में कोई प्रश्न किया जाए, और यह ध्यान रखना कि अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग जरूर होगा। जैसे अब हमने कहा बच्चे पढ़ रहे हैं, हम कहें क्या बच्चे पढ़ रहे हैं, तो यह यही प्रश्नवाचक हो जाएगा। बच्चे नहीं पढ़ रहे, तो यह निषेधात्मक हो जाएगा। तो सामान्यतः क्रिया के होने का बोध विधानवाचक, न होने का बोध निषेधात्मक यानी निषेधवाचक, और कोई प्रश्न किया जाए तो वही वाक्य प्रश्नवाचक। जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वे अधिकतर क्या, कब, कहां, क्यों, कितना और कैसे, ये शब्द अधिकतर प्रश्नवाचक होते हैं। तो ये था वाक्य का तीसरा भेद। अब हम पढ़ते हैं वाक्य का जो चौथा भेद है वह है आज्ञावाचक। इसे आज्ञार्थक वाक्य भी कहते हैं, विधिवाचक भी कहते हैं। तो जिन वाक्यों में चेतावनी, निर्देश, आज्ञा या अनुमति का बोध हो वे वाक्य आज्ञावाचक कहलाते हैं। इनमें अधिकतर आप जानते हैं, जैसे ऑर्डर दिया जाता है, कोई आदेश दिया जाता है, आज्ञा प्रार्थना, जैसे कहें कि बच्चों पढ़ो, तो यहाँ पर क्या है? आपको निर्देश दे दिया गया है कि आप पढ़ो, तो यह क्या करेगा? आज्ञावाचक। कोई भी जब इसका क्रिया का किसी दूसरे द्वारा या कोई कहने का बोध, जब उसमें कोई आदेश दिया जाता है तो उन वाक्यों को हम आज्ञावाचक वाक्य कहेंगे। इसके बाद है इच्छावाचक। इन्हें इच्छार्थक वाक्य भी कहते हैं। तो जिन वाक्यों में इच्छा, कामना, शुभ कामना, आशीर्वाद व कोई सुझाव प्रकट हो, तो उन वाक्यों को हम क्या कहेंगे? इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। जैसे मन में कोई इच्छा है, आप परीक्षा में 100% अंक प्राप्त करें,
तो ये क्या है, एक इच्छा है। भगवान आपकी आयु लंबी करे, ऐसी ये शुभ कामनाएं, इच्छाएं, कामनाएं, इन वाक्यों को क्या कहेंगे हम, इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। इसके बाद है संदेहवाचक, इन्हें संभावनात्मक वाक्य भी कहते हैं। तो जिन वाक्यों में संदेह, शंका या संभावना का भाव व्यक्त हो वे वाक्य संदेहवाचक कहलाएंगे। जैसे कोई संदेह, जैसे शायद आज वर्षा होगी, तो ये क्या है, निश्चित नहीं है, संदेह है, संभावना है। तो इन वाक्यों को, ऐसे वाक्यों को हम कहेंगे संदेहवाचक वाक्य। उसके बाद है संकेतवाचक, इन्हें शर्तवाची वाक्य भी कहते हैं। जब एक या दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, जहां पर दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध जहां भी आ जाए, तो उन वाक्यों को हम संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। ये अधिकतर यदि या अगर से शुरू होते हैं। यदि तो, जैसे यदि हवन करोगे तो बारिश होगी, तो ये क्या हुआ, एक दूसरे पर निर्भर हो गया, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अगर तो, जैसे अगर परिश्रम करोगे तो परीक्षा में सफल होगे। इन वाक्यों को हम क्या कहेंगे, संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। इनमें यदि तो, अगर तो, अवयवों से ये मिश्र वाक्य की तरह ये वाक्य प्रतीत होते हैं। और अंतिम जो भेद है वह है विस्मयादि बोधक, जहां पर जिन वाक्यों में आश्चर्य, विस्मय, हर्ष, शोक, प्रेम, भय, घृणा, इन अवयवों से जो नहीं आदि जिन वाक्यों में ये व्यक्त होते हैं, प्रेम, भय, घृणा आदि जिन वाक्यों में व्यक्त हों वे वाक्य विस्मयादि बोधक कहलाएंगे। इन वाक्यों का प्रारंभ अधिकतर अरे, हाय, छी छी, वाह इत्यादि जो अव्यय पद होते हैं, इनका प्रारंभ इन अव्यय पदों से होता है। अब कोई भी आश्चर्य की बात आ जाए कि अरे आपने इतना अच्छा कार्य किया, जिसमें कोई आश्चर्य प्रकट हो, जैसे कोई कमजोर छात्र है और वह 90% अंक प्राप्त करे, अरे तो उसका सुनकर सबको आश्चर्य होगा। इन वाक्यों को हम क्या कहेंगे, विस्मयादि बोधक वाक्य कहेंगे। प्रिय छात्रों, हम आशा करते हैं आपको ये वाक्य भेद समझ आए होंगे, कोई अधिक मुश्किल नहीं है। और एक बार फिर आपको अंत में ये बता देता हूं कि ये वाक्य एक दूसरे से बदलने भी आते हैं। जैसे विधानवाचक को आप निषेधवाचक में बदलो, या निषेधवाचक को प्रश्नवाचक में बदलो, आज्ञावाचक को संकेतवाचक में बदलो, संदेहवाचक को विधानवाचक में बदलो। तो ये बदलने आते हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है। एक वाक्य को आप सभी प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे सोहन पढ़ता है, विधानवाचक, सोहन नहीं पढ़ता, निषेधवाचक। क्या सोहन पढ़ता है, वही प्रश्नवाचक। सोहन तुम पढ़ो, यही आज्ञावाचक होगा। सोहन आपको पढ़ना चाहिए, यही इच्छावाचक हो गया। शायद सोहन पढ़ रहा है, यही संदेहवाचक हो गया। अगर यदि सोहन तुम पढ़ोगे तो अच्छे अंक प्राप्त करोगे, ये संकेतवाचक हो गया। और विस्मयादि बोधक, अरे सोहन पढ़ रहा है, तो हमने एक ही वाक्य को सभी भेदों में बदल दिया है। तो इसी प्रकार आप कर सकते हैं। यदि फिर भी किसी भी छात्र को कोई भी समस्या है तो आप अपने अपने अध्यापक से निसंकोच निसंदेह पूछ सकते हैं। और आपको गृह कार्य के लिए अभ्यास के प्रश्न 4 व 5 किताब में पेंसिल से करने हैं, जो व्याकरण प्रकाश आपकी पुस्तिका है उसके अभ्यास के प्रश्न संख्या 4 व 5 हैं। जिन छात्रों के पास पुस्तक है वे पुस्तक में पेंसिल से करेंगे, और जिनके पास पुस्तक नहीं है वे अपनी जो आपकी हिंदी की फेयर नोटबुक है उसमें आप पेन से करेंगे और अपने अपने अध्यापक को दिखाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।